तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ पैनल जुड़ गया है मेहमानों का, और उन सबका सबसे पहले आपसे मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूं। रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुसूरा, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और मेघराज यादव जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा पर। शुरुआत सबसे पहले मेघराज जी आप ही से मैं करूंगी, क्योंकि जेजेपी के लिए ये बड़ा झटका है। हालांकि जेजेपी माने ना माने, पर लेकिन ये बड़ा झटका है जो अब निशान सिंह ने तो अपना इस्तीफा दे दिया है, उनके बाद अब जोगीराम जी जो हैं उन्होंने भी खुद को अपने कार्यों से मुक्त करने की जो चिट्ठी है वो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को पहले तो दी, और अब आप मुझे बताइए कि इनके साथ ही 2 अन्य विधायक भी हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया है पार्टी में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा और मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ इस चुनावी पर्व पर जो अभी चल रहा है। और ये सब आप देख रहे हैं कि जितना भी चल रहा है ये चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में चारों तरफ, इसमें जेजेपी नहीं, आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, हर पार्टी से कोई ना कोई छोड़कर इधर उधर जा रहा है। तो चुनावी माहौल है, इसमें लोग आएंगे जाएंगे। जहां तक रहा जेजेपी का सवाल, तो आप देखिए कि जहां तक हमारी जानकारी है, जब से हमने जो एनडीए गठबंधन तोड़ा है उसके बाद से कंटिन्यू हमारे विपक्षी हमें बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि इनके तो 4 विधायक भाग गए, 5 भाग गए, इनके ये चले गए, वो चले गए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तक हमारे मेरे ख्याल से 50-60 लोग तो चले गए होंगे चीज दौड़ भाग में। बट आइडियली जा वो ही रहे जो हमारी आइडियोलॉजी के नीचे, या जो जिन्हें लगता था कि भाई हमें जो है किसी दूसरी पार्टी में जाने के शोर ज्यादा मिल जाएगा। बट आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो हमारे कार्यकर्ता अभी हमारे साथ है। रोज हमारी जो मीटिंग्स हो रही है, जहाँ भी हमारा चीज नेतृत्व जा रहा है, हम देख रहे हैं कि युवाओं में जो जोश है और जो जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से पार्टी के साथ कंटिन्यू जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ अगर कोई जा भी रहा है तो वो पहले से ही जाने की पहले से उम्मीद लगा के बैठा था कि आप लोगों के पास या हमारे विपक्ष के पास कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी कि जो हमें छोड़ के जा रहे हैं। बट जो जमीनी कार्यकर्ता है वो रोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पार्टी में मान रहे हैं कि पहले से ये बातें चल रही थी पार्टी छोड़ने की? क्योंकि अगर मैं जहां तक याद करूं, जब फ्लोर टेस्ट की बात की, जब आपने विधायकों को व्हिप जारी किया था, तब उनमें से जोगीराम जी भी एक विधायक थे जो कि व्हिप जारी होने के बावजूद भी विधानसभा में मौजूद हुए थे। अगर बात करते हैं तो उन्होंने क्या लिखा है कि मैंने पार्टी के पदों से दिया है, पार्टी को नहीं छोड़ा है। इवन अभी भी वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वो पार्टी के जो पद थे उनसे मुक्त होने की बात कर रहे हैं, ना कि पार्टी छोड़ने की। बट कल को अगर वो, मैं कहता हूँ कि इस तरह कोई घटना होती है तो फिर से विपक्ष आगे बोलेंगे कि ये एक और विधायक इनको छोड़ के चला गया है। मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी नए जोश के साथ, युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है, कार्यकर्ताओं को जोड़ती हुई उनके जोश के साथ। और जो हमने पिछले 4.5 साल में एनडीए का पार्ट होते हुए जो भी काम किए, अगर मैं आपसे कहूँ कि पिछले अगर देखेंगे पिछले 10 साल में बीजेपी के जितने भी जो हमारे एमपी रहे, पार्टी से सभी अपने पदों को वो छोड़ रहे हैं। चुनाव हैं अभी कुछ ही दिन में, आपने अपने सभी प्रत्याशियों की जो है नाम की घोषणा करनी है। तो अब जो है ऐसे जो खबरें सामने आना, आपके विधायक जो हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये तो बड़ा झटका है ना सर। आप कह रहे हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं पर पार्टी के पदों को छोड़ रहे हैं, बात तो एक ही है। देखिए, जहां तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष की है, मैं यही कहूंगा कि वो हमारे बहुत ही मान सम्मान योग्य है। उन्होंने पार्टी को बहुत समय दिया है और उनसे पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने हमने बहुत कुछ सीखा है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जैसे गुरु द्रोणाचार्य थे जिन्होंने अर्जुन को बहुत कुछ सिखाया, और उन्हीं की सीख पे चलकर अर्जुन ने देखिए किस तरह से अपने इस मैदान में अकेले डटकर हिस्सा लिया, वैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व जिनके पास मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद ये झटके लगातार जेजेपी को लग रहे हैं? इसका खामियाजा जो है जेजेपी को भुगतना पड़ रहा है? ये जेजेपी से अलग होने से और इनसे नहीं, ये चुनावी समर है। इस टाइम अगर आप देखिए, खाली जेजेपी नहीं, आप बीजेपी देखिए, चाहे आप कांग्रेस देखिए। आज अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो उम्मीदवार उनके पास जो कैंडिडेट ही नहीं है। अभी तक वो एक भी कैंडिडेट को जो है मैदान में नहीं लेके आ पाई है कि भाई। जी ठीक है, इसका जवाब तो हमारे साथ कमल हांडा जी जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से लेना चाहूंगी। जी कमल जी, आपके पास मैं आऊंगी। आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है, अभी तक आपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा ही नहीं की है। जी अनाया जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, बहन को नमस्कार, और सारे दर्शकों को भी जो है, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार। नमस्कार। राम ना बख्शो रहीम ना बख्शो, राम ना बख्शो रहीम ना बख्शो,
ना बख्शो गुरु नाम को। ये भाजपा के लिए कह रही हूँ मैं। राम का नाम लेने की बात कह रहे थे ना, अभी आप सुनो ध्यान से। राम ना बख्शो, रहीम ना बख्शो गुरु नाम को। सियासत इनकी चलती रहे, लोग भूखे मरते रहें। जैसे 90 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं। सियासत इनकी चलती रहे, लोग भूखे मरते रहे, 56 भोग चढ़ाएंगे भगवान को। और सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, सुना है समंदर को बहुत गुमान आया है, उधर ही ले लो कश्ती जिधर तूफान आया है। तो मैं जजपा के पहले प्रवक्ता को बता दूं मैं कि इनके जो, वैसे तो अब तो इनका ठगबंधन तो खत्म ही हो गया। 4.5 साल में खूब लूटपाट इन्होंने की, और यहाँ तक कि गांव में लोगों ने गाड़ी मुड़वा दी इनके दुष्यंत चौटाला जी की। मुझे बड़ी खुशी हुई, लोग अब तैयार बैठे आपको बहुत अच्छे से जवाब देने के लिए, क्योंकि आप भी शामिल थे जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, आप भी शामिल थे जब पहलवान बेटियों पर अत्याचार हुआ, आप भी शामिल थे जब वो दिल्ली में हमारी पहलवान बेटियों को पिटवाया गया, आप इनके हर कुकर्म में शामिल थे। भाजपा के जजपा के प्रवक्ता सुन ले ध्यान से। नहीं पर वो तो ये कह रहे हैं, वो तो जवाब दीजिए कमल जी, ये तो जवाब दीजिए कि प्रत्याशी है कि नहीं आपके पास, कैंडिडेट्स हैं कि नहीं आपके पास? मैंने इनका जवाब दिया, मैं प्रत्याशियों पर आ रही हूँ, जरा मुझे समय दीजिएगा। जी बिल्कुल। यहाँ तक हमारे प्रत्याशियों की बात है, इनको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, 5 तारीख को मीटिंग चल रही थी हमारी, तब उस दिन भी डिबेट कर रही थी मैं प्राइम न्यूज पर। तो लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, उनको कहीं अर्जेंसी आ गई, उनको जाना पड़ गया, इसलिए हमारी मीटिंग वहीं स्थगित होगी। अब जब वो आएंगे, मीटिंग होगी, हमारे प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भाजपा वाले कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, इनकी तो भाजपा ही कांग्रेस, अरे वो पीछे मत बोलो, तमीज रखना, पीछे मत बोलना, रामराज जी पीछे मत बोलना, फिर मैं भी नहीं वो हम उन्हें बोल देंगे, बीच में नहीं बोल देंगे। कमल जी आप बोलिए, रामराज जी आपके पास आएंगे, आपको समय दिया जाएगा। जी उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ हमेशा बोलिए। क्या मैं कैंडिडेट की बात कर रही थी, तो मैंने बताया अब जब होगा तो हम भी, और कौन मूर्ख कहता है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कैसे ही अपने आप से झूठी बातें फैलाते रहते हैं। अब चंदा चोर पार्टी क्या हमें सिखाएगी कि हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? चंदा चोर पार्टी पीएम के और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव, और आपने प्रदेश का तो वैसे सत्यानाश मार रखा है। रही अभी रटे रटाए डायलॉग बोलेंगे, देश प्रिय जनता, राम मंदिर 370, हमने ये किया, सुनामी आ रखी है, देखना पक्की बात, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। रामराजी जी आपके पास आएंगे, आपके पास मैं आऊंगी। रामराजी जी आपको समय दूंगी, अभी आप बोल दीजिए कमल जी को, आपके पास आए उसके बाद। जी मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरे जनता यही बोलेंगे आप, देश तुल्य जनता, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, 370 राम मंदिर, मोदी सरकार की सुनामी आ रखी है। बोलो बोलो, आपकी बारी है। बिल्कुल आ रही है सुनामी। जी रामराजी जी आ रही है सुनामी। आपकी बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। जी आप हर डिबेट में ये नारा अपना लगा रहे हैं, आपकी बार 400 पार, आपकी बार 400 पार, आपके भी। कमल जी मैं आपके पास लौटूंगी, अभी आपका समय हो चुका है। रामराजी जी मैं अभी आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप बार बार ये नारा लगा रहे हैं 400 पार, आपके भी अभी वरिष्ठ नेता जो है अभी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, आज की ही ये बात है, जानते हैं ना आप? मैं जवाब दूंगा उनका। देखो, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे वो रक्षा का क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हों, आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, और चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है। आपके जो नेता बीजेपी का सफल आयोजन हुआ है, विदेश में हमारी दाग बढ़ी है। जो आपके नेता छोड़ के गए हैं बीजेपी को, वो तो कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा नहीं मेल खा पा रही है। 10 साल तक वो बीजेपी में रहे, कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा नहीं मेल खा पा रही है, और उनको अब कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लग रही है, इसलिए अब आज वो कांग्रेस में शामिल भी हो गए हैं। देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे जींद के रहने वाले हैं, हमारे आदरणीय हैं, और हम बड़ा सम्मान करते हैं। हमने उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। वही चौधरी वीरेंद्र जी हैं जो पानी पी पी के कांग्रेस को कोसते थे, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से उस टाइम में कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रपति भवन से, फिर अगर आपने सम्मान नहीं छोड़ी तो फिर उनकी विचारधारा नहीं मेल खा पा रही होगी बीजेपी से, यही बात रही होगी। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन से उनके पास में 5 भी इशू हो गए थे, और उनका मंत्रिमंडल में नाम था कांग्रेस के टाइम में, लेकिन हरियाणा के एक नेता ने फोन करके उनका रुकवा दिया था। तो वो कौन नेता है आपने पता? उस टाइम में सबसे पावरफुल नेता उनका इशारा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ था। अच्छा, वही चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो बोले भाई कांग्रेस ने मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और सबसे ज्यादा सम्मान कांग्रेस पार्टी उसका चौधरी वीरेंद्र सिंह का हमने किया, क्योंकि कांग्रेस ने तो बेइज्जत कर दिया था। भाई मंत्रिमंडल में नाम होना और फिर उसका क्या पास इश्यू कर देना, और एन वक्त पर फोन कर देना कि आपका मंत्रिमंडल से नाम कट गया है, तो चौधरी साहब तो पानी पी पी के कांग्रेस को कोसते थे।
अब उनका सबसे बड़ा सम्मान अगर किया है तो भाजपा ने किया है, उनको केंद्र में मंत्री बनाया और उनके बेटे को सांसद बनाया, उनकी वाइफ को एमएलए बनाया। अब चौधरी साहब की पता नहीं क्या इन्होंने प्रलोभन दिया है या क्या इच्छा शक्ति उनकी इन्होंने क्या जागृत की है, उनकी इच्छा जागृत की है। हो सकता है चौधरी साहब को एक उनकी तमन्ना रह गई थी जो बीजेपी में संभव नहीं हो पा रही थी, उनके इन्होंने सीएम का ऑफर कर दिया होगा कोई, क्योंकि वैसे तो डूबता जहाज है। देखिए जेजेपी में तो ये स्थिति बनी हुई है कि तू चल में आया। निशांत सिंह ने तो पहले अपने बयान में भी कह दिया कि मैं तो किसी को साथ लेना नहीं जा रहा हूं, लेकिन जिसकी विचारधारा जो है मेरे साथ मिल रही है वो तो मेरे साथ आए। लेकिन बीजेपी में तो मैंने कल ही अनुज जी ने कहा था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम चल रहा है, आया राम गया राम की तुम नेता इधर जा रहे हैं, नेता उधर जा रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ चौधरी साहब की वो उस टाइम में नहीं, चौधरी साहब की इच्छा शक्ति उस टाइम में कहाँ गई थी जब ये केंद्र में मंत्री थे? चौधरी साहब की विचारधारा कहाँ गई थी जब ये केंद्र में मंत्री थे? इनका लड़का फिर बाद में एमपी था, इनकी वाइफ एमएलए थी। जब मुझे एक बात बताइए, 10 में से 6 सीटें आप विपक्षी नेताओं को अगर दे रहे हैं पार्टी में शामिल करके, तो आपके फिर नेता तो होंगे ना सर नाराज? ऐसा है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मैंने आपको बताया ना भाई, हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मोदी जी की सुनामी चल चुकी है। मनोहर जी ने बहुत अच्छा काम किया है भाई, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और नए मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मनोहर जी की नीतियों का। ठीक है, आप हर डिबेट में ये उपलब्धियां गिनाते हैं, आपको जी डबल इंजन की सरकार हमारा बहुत बढ़िया काम कर रही है। और कांग्रेस तो डूबता जहाज है, इनका संगठन तैयार नहीं हुआ, इनमें आपस में लठ बज रहा है। कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कई भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कई रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कई क्या नाम है किरण चौधरी कांग्रेस है, कई शैलजा कांग्रेस है। और फिर इनका राष्ट्रीय नेता देवतुल्य जनता जनार्दन को वो राक्षस कहता है। अब राक्षस कह के वोट मांग लेंगे और फिर कह रहे हैं हम शराब दे रहे हैं कुरुक्षेत्र की धरती से। अरे शराब देना तो भूपेंद्र हुड्डा को दीजिए जिसको आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। देवतुल्य जनता जनार्दन ने क्या कसूर किया है? क्या कसूर किया है? आपके नेता ने राक्षस नहीं कहा था? राक्षस नहीं कहा था क्या? अरुण का शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? चलिए ठीक है ये बीजेपी और कांग्रेस की तो लड़ाई समझ में आती है मुझे। आप लोगों के पास आऊंगी अभी, एक मिनट रामराजी जी। कमल जी आपको जब टाइम दिया जाएगा आप बोलिएगा, आपके पास समय था, आपने बोला। अब रामराजी जी आपके पास फिर से आऊंगी। ये तो समझ में आता है कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, एक प्रमुख विपक्षी है, एक सत्ता में है। जेजेपी और इनेलो अब आपस में लड़ रहे हैं। ये एक पार्टी से बनी दूसरी पार्टी। अभी अजय चौटाला का हमने बयान सुना, उन्होंने कह दिया कि अजय चौटाला कह रहे हैं अगर हमें पिताजी कहते हैं तो हम तो वापस मिलने के लिए तैयार हैं। तो वहां जो है भाई कह रहे हैं दूसरे भाई के हम तो उन्हें वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या चल रहा है ये अनु जी? जी अनाया जी, मैं तो हालांकि मैं शेरो शायरी नहीं करती आमतौर पर डिबेट की शुरुआत में, लेकिन आज मेरे को एक गीत याद आ रहा है। दो बेचारे बिना सहारे, बिना ताले की चाबी लेके फिरते हैं मारे मारे। आज मैंने सुना है हर रोज एक नया मुहावरा लेकर आते हैं जी। तो मैंने आज देखा कि जो चाबी दुष्यंत चौटाला लेके चले थे, इन्होंने कई ताले खराब कर दिए हैं। आज भी कई तालों में चिट्ठियां लिखी हैं, चीजें भेजी हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। खैर, मैं इस जनता पार्टी को इस लायक भी नहीं समझती कि इनकी ज्यादा बात करूं। मैं आना चाहूंगी, विचारधारा की बात कर रहे थे मेरे भाई। विचारधारा देखिए दो ही है, दो ही विचारधारा है। एक तो आप किसान का मेरे गरीब के साथ हो और दूसरी कि आप नहीं हो। जो किसान आंदोलन हरियाणा में पूरे देश में हुआ था और अभी भी कुछ समय पहले पंजाब बॉर्डर पे जिस तरीके से किसान अपने ही देश में मूवमेंट कर रहे थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी राजधानी में जा रहे थे, और जिस तरीके से दमन उनका किया गया, मैं बहुत ही स्पष्टता से ये कहना चाहूंगी कि विचारधारा दो ही होती है कि या तो आप किसानों के साथ, कमेरों के साथ, मजदूरों के साथ हैं या आप नहीं हैं। और जो वीरेंद्र चौधरी की बात हो, चाहे किसी भी नेता की, जो कहते हैं कि हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, हमारी विचारधारा बदल गई है, ये सब ढकोसले हैं। जहां मलाई दिखती है वहां नेता भाग रहे हैं। संघर्ष करने की इनको आदत नहीं है। लोग इनके चेहरे देख देख के तंग आ चुके हैं। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खेल भाजपा और कांग्रेस के बीच में चल रहा है, अब
अभी मैं आमतौर से सुनती हूँ, कल मैंने सुना एक डिबेट में कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने तो नवीन जी को कभी भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता कि हमने तो कभी जिंदर जी को कोयला चोर कहा ही नहीं। तो आपने कभी कोयला चोर को कहा ही नहीं, तो आप मानते हैं कि एक आपके अच्छे नेता भाजपा में चले गए हैं? और अगर भाजपा अब उनको कोयला चोर नहीं कहती तो पहले मोदी जी जो कर रहे थे वो मजाक था क्या? ये हो क्या रहा है हरियाणा की जनता के साथ, देश की जनता के साथ? सरेआम बेशर्मी है। वीडियोज वायरल होते हैं, लोग मजाक बनाते हैं। राजनीति के अंदर मैं कहती हूँ इतना मनोरंजन कभी नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। किस पर डाल रहे हैं तो इस मनोरंजन का आरोप? बीजेपी पर? हाँ जी, ये मनोरंजन का आरोप आप किस पर डाल रहे हैं? राजनीति में जो हो रहा है बीजेपी पर? मैं तमाम उन नेताओं पे ये आरोप डाल रही हूँ जिसको मीडिया कहता है कि वो वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता है, लेकिन अगर आप जनता में जाके आज की तारीख में इन दिग्गजों की छवि देखो। देखिए, हम तो मानते हैं अगर कोई राजनीति में 50 साल से है तो वो तो वरिष्ठ नेता कहलाता है। 50 साल राजनीति में रह के उन्होंने किया क्या? अभी जैसे कल एक हमारी जेजेपी की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि हमने सब हमारी पार्टी में जो दुष्यंत चौटाला जी हैं वो सबसे छोटी उम्र के एमपी बने, लेकिन सबसे छोटी उम्र में सबसे बड़ा दगा हरियाणा को दिया। फायदा क्या हुआ? वो ही बात है ना कि 50 साल से तो आप राजनीति में हो, लेकिन 50 साल में आपने ये जेजेपी तो खुला निमंत्रण दे रही है कि हम तो इन्होंने के साथ मिलकर सरकार चलाने के लिए तैयार है अगर हमें निमंत्रण मिलता है तो। अरे इन्होंने को ये लोग ही मिलेंगे क्या निमंत्रण देने के लिए? अरे पूरा हरियाणा आज इन पे थू कर रहा है। आज डॉक्टर अजय चौटाला जी गांव कुंगड़ में थे, गांव के लोगों ने उन्हें घुसने नहीं दिया। कल परसों की बात है, हिसार जिले के ही 3-4 गाँव में दुष्यंत चौटाला का इतना जबरदस्त विरोध हुआ है, लोगों ने गोते मारे हैं उपले। तो इस स्थिति में ये परिवार, शर्म की बात है, मैं तो कहूंगी देवीलाल जैसे भगवान रूपी इंसान के ऊपर जो कलंक लगाने का काम इस दुष्यंत ने किया है, हरियाणा माफ नहीं करेगा। ये मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आप बायोलॉजिकली तो देवीलाल के ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजिकली आप कुछ नहीं लगते देवीलाल जी के। ठीक है यादव जी, इसका तो जवाब जी आप ही के पास आ रही हूँ, पर लेकिन ये तो बात है, अजय चौटाला कह रहे हैं कि अगर हमें निमंत्रण मिलता है, हमें आमंत्रण होता है तो हम तो जाकर इन लोगों के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं दुष्यंत चौटाला कहते हैं हम तो रीजनल पार्टी है, हमें किसी की जरूरत नहीं है और हम 10 की 10 सीटें अपने बलबूते पर जीतेंगे। वहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रही हैं और आपके विधायक हम देख रहे हैं कि जब से आपका गठबंधन बीजेपी से टूटा है नाराज चल रहे हैं। हो क्या रहा है पार्टी में सर? मैं इस पर कुछ जवाब देना चाहूंगा कि जैसे अभी मैंने सुना सारे प्रवक्ताओं को, स्पेसिफिक टू विरोध की अगर हम बात करते हैं तो विरोध आज आप देखिए किसका नहीं हो रहा है, और विरोध करता कौन है? विरोध अपने ही करते हैं जिन्हें लगता है कि अभी जरूरत है। अलग उनका रवैया जो है सामने आ रहा है, क्या चल रहा है पार्टी में? मेरा फिर से यही सवाल है आपसे। विचारधारा बहुत ही क्लियर है, मुझे नहीं पता कहाँ पे किसको क्या डाउट है। हम ताऊ देवीलाल जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं जिन्होंने हमेशा हरियाणा को आगे अग्रिम। अभय चौटाला जी तो ये नहीं मानते हैं, वो तो कह रहे हैं कि आपको सीधा सीधा गद्दार ही घोषित कर दिया गया था। देखिए कौन क्या बोलता है, वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं और वैसे भी उनका पारिवारिक मामला है, मैं उसमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं करूंगा, पर वो अपनी पार्टी की तरफ से क्या बयान देते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई किसी तरह से वो नहीं है। वो कोई भी बोल सकता है कुछ, बट हमारी विचारधारा क्लियर है। जो ताऊ देवीलाल के जो सपने थे हमें उन पे काम करना है। सत्ता में रहते हुए हमने जो किसानों के लिए इतने जो, अगर हम सत्ता में ही नहीं रहते तो जो किसानों के लिए हमने इतना सब कुछ किया वो कैसे कर पाते हैं? चाहे वो लोन का 2000 रुपए का हमने 100 रुपए किया हो, चाहे उनका ऑनलाइन ट्रांसफर का किया हो जो रातों सोनी में रहते थे, चाहे आप देखिए विचारधारा की बात इसलिए यहाँ पर होती है क्योंकि एक तरफ आप बीजेपी से गठबंधन तोड़ देते हैं, फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनेलो के साथ सरकार बनाना है, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि हम रीजनल पार्टी है, हम अकेले ही 10 की 10 सीटों पर जीतेंगे। हालांकि आज नवरात्रि है, आज आपके सारे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी होनी थी, उससे पहले तो आपके विधायक छोड़कर जा रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ही छोड़ दे रहे हैं, तो सर बड़ा झटका है। इसलिए विचारधारा जो है वो तो क्लियर समझ नहीं आ रही है बीजेपी की।
जी, हमारी क्लियर विचारधारा है, जो मैंने बताया कि साहू देवीलाल की विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन है या जो डिक्लेयर हम करेंगे अभी नवरात्रों में करेंगे। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने क्लियर किया था कि हम नवरात्रों में अपने 10 के 10 कैंडिडेट्स है ना सर, ये कांग्रेस से आप सवाल कर रहे हैं, कैंडिडेट्स है ना? हाँ जी, बिल्कुल है, और बिल्कुल हम मैदान में उतारेंगे। और इंडिविजुअली ये पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है। आप ये देखिए कि आज हर पार्टी जेजेपी की बात करिए, अगर बीजेपी के बाद अगर कोई बात आती है तो जेजेपी की बात करिए। बिल्कुल, और बीजेपी के बाद अगर जेजेपी स्ट्रॉन्ग है तो इसी वजह से कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, युवा नेतृत्व ने, जो हमने अपने घोषणा पत्र में जितनी भी चीजें रखी थी, हमने उन सब पे जो है दोनों का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत उन पर एक्शन लिया है। और जितनी सत्ता में रहते हैं भागीदारी के हिसाब से हमने जितने भी किसानों से रिलेटेड हो, युवाओं से रिलेटेड हो, जितने भी काम थे हमने उन सबको सिरे चढ़ाया है और हम उसी तरफ आगे बढ़े। जो अलग होने आपके हिसाब से आपकी पार्टी की विचारधारा क्लियर है, ठीक है, रह गया था, नहीं तो हम उससे ही बढ़ रहे थे। ठीक है यादव जी, आऊंगी आपके पास। जी कमल जी, आपके पास लौटूंगी मैं फिर से। देखिए अभी घोषणा पत्र का जिक्र भी किया यादव जी ने, तो घोषणा पत्र तो अभी कांग्रेस ने ही हाल फिलहाल में जो है जारी किया है और उस पर भी काफी जो है राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है, वार पलटवार हो रहा है। उस पर एक और बयान सामने आया प्रधानमंत्री का, जिनमें उन्होंने कह दिया कि आपके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग झलकता है, उनकी विचारधारा झलकती है। पार्टी में गिरना की आत्मा घुसती है, इसलिए मुस्लिम लीग की राय पे चल रहे हैं ये। अच्छा, इनके चुनाव घोषणा पत्र देखिए आप। इनके चुनाव घोषणा पत्र पढ़िए ना, हिंदू विरोधी है ये, सनातन विरोधी है, राम से इनको एलर्जी है। ठीक है, ठीक है रामराजी जी, आपके पास आऊंगी, आपके पास आऊंगी। कमल जी, उन्होंने 20 वकील खड़े कर दिए थे। आपके पास आऊंगी मैं रामराजी जी। अभी कमल जी से मैंने सवाल लिया है, उन्हें जवाब देने दीजिए। जी कमल जी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, तो मैं इनको बताना चाहूंगी, इनको याद दिलाना चाहूंगी रनु जी को कि हमारे पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं है, ना ही हम चंदाचोर पार्टी है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, चौधरी देवीलाल जी का हम भी सम्मान करते हैं। मैं याद ये भी दिलाना चाहूंगी कि हुड्डा साहब ने भिवानी में चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी बनाई उनके नाम से, हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाई, क्योंकि जो सम्माननीय नेता वाकई में रहे हैं उनके लिए हमारे मन में कोई वो नहीं है, इसलिए हम भी सम्मान कर रहे हैं चौधरी देवीलाल जी तक का। मैं वही बता रही, रिपीट, चौधरी देवीलाल जी तक का उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई भिवानी में। दूसरी बात, ये जो कहते हैं राम जी का नाम, और मैंने कहा ये तो इन्होंने बेकार की बातें करनी, ये मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे रामराज जी जिनकी मैं बात कर रही हूँ मैं। ये देखिए, आप ये पूछिए, आप राम नाम से पता नहीं आपको क्या लड़ती है, आप बोलो। नहीं रामराजी जी, आपके पास लौटूंगी, कमल जी को बोलने दीजिए, आपको समय दिया जाएगा। रामराजी जी, ऐसे अगर हम करेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी, कमल जी को बोलने दीजिए, फिर आप ही के पास लौट रही हूँ मैं। जी कमल जी। जी, मुद्दों पर भाजपा कभी बात नहीं करेगी, ना ही जजपा वाले बात करेंगे, क्योंकि जजपा ने भी पिछले 4.5 सालों में अब तक ऐसे भी डबल इंजन नहीं रही, सिंगल रह गई। मुद्दों पर कांग्रेस, मुझे बताइए, मुद्दों पर कांग्रेस बात करती है? सॉरी, मुद्दों पर कांग्रेस बात करती है? बिल्कुल करती है जी। आपने उनका मैनिफेस्टो नहीं देखा, ऐतिहासिक है। और राहुल जी ये कहते हैं कि मैनिफेस्टो हमने नहीं बनाया, ये जनता ने बनाया है। जो उनकी प्रॉब्लम थी वो सारी 48 पेजेस का मैनिफेस्टो है जो उन्होंने बनाया है। इनके पास मुद्दों नहीं है, और इनके प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार इतना करके सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में भर के कहते मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहा हूँ। देखो, चोरियों पर तो सीना चोरी नहीं, गंगोत्री आपने भ्रष्टाचार की, जब नौकरी नहीं है आपकी भ्रष्टाचार की। तो चंदा चोर कौन पार्टी है? चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में बात कर लो, किसानों पे बात कर लो। सेवन लेयर बैरिकेडिंग आपने क्यों की? अभी भी किसानों को मारा आप है, तभी तो 3 काले कानून लाए, हमने लाए थे काले कानून। एमएसपी क्यों नहीं दी? 100 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आपके शासनकाल में आते थे, सस्ते भाव में किसानों की जमीन हड़प ली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिया। सेक्शन 4 का नोटिस समा के, सेक्शन 4 का नोटिस समा के किसानों की जमीन सस्ते भाव में हड़प ली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिया, उस पर कॉलोनियां काट दी। ब्लैबरिंग करनी है, इन्होंने अपनी पकड़ शुरू करनी है, मैं छोड़ देती हूँ इनको, आप इनको यूज कीजिए। नहीं बोलेंगे रामराजी जी। रामराजी जी, आपके पास लौट रही हूँ, कमल जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास जल्द लौट रही हूँ। जी कमल जी बोलिए। ऐसे वाहियात इनके प्रवक्ता भाजपा के, जैसे इनकी देखिए, आप अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑन स्क्रीन कमल जी। नहीं, बीच में ना बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करती, मेरे को तो कोई इंटरप्ट ना करे। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं बात कर रही थी मुद्दों पर, मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? ये महिला पहलवानों पर, महिला कोच पर बात नहीं करते। मैं
जबरदस्ती करी हो। पेट्रोल डीजल गैस कह रहे थे 300 में देंगे, 1100 पे ले आया। पेट्रोल डीजल कह रहे थे आपकी उम्र, आपके आका की उम्र को पार कर गया। तो कहते थे कांग्रेस की विधवा और क्या क्या। मैं रात को जाके बैठना पड़ता था। कैसे रामराजी जी आपके, मैं आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ रामराजी जी, आपको समय दूंगी, आपको अभी समय दूंगी जी। कमल जी को बोलने दीजिए। घुसे रात 3 बजे कौन घुसता? महिलाएं भी होती घर में, चोरों की तरह घुसते हैं आप लोग। हमारे पास EDCBI IT नहीं है कि हम किसी पर दबाव डालेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मुद्दों पर ही कभी बात नहीं करेंगे कि प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया। तो मुझे एक बात बताइए कमल जी, EDCBI का जोर सिर्फ खाली बीजेपी आजमा रही है। जितने नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो वो क्यों शामिल हो रहे हैं? विचारधारा से प्रभावित होकर हो रहे हैं, और अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो उनके ऊपर EDCBI का जोर है। अभी जिंदा साहब भी जो हुए हैं इनमें शामिल, जो जिसके लिए इनके कार्यकर्ता भाजपा के बड़े कंफ्यूज हैं कि भाई हम तो बीजेपी का नेता दे रहे थे MP के लिए, लेकिन यहाँ पर तो 5 आपके जो उन्होंने MP के कैंडिडेट खड़े करे सारे कांग्रेस के हैं। मैं तो कह रही हूँ EDCBI का डर दिखा के या जेल का डर दिखा के और कौन कर रहा है ये तो जब जाहिर बात हो गई है कि भारत में लोकतंत्र ही खत्म करने का काम कर रहे हैं। और जो नारे 400 पार के कैंडिडेट सारे उधार के, तो कैंडिडेट हमारे आपके लिए भी 4 रहते हैं, हमें उड़े नहीं, आपने डिक्लेयर करें, हम भी कर लेंगे, हमारी चिंता मत करवा। दूसरी एक बात, अरे डूबता जहाज आपका है, इसीलिए इधर उधर से पकड़ रहे हो। कितना विरोध हो रहा है, क्षत्रियों को देख लो, आप सहारनपुर में, मेरठ में देख लो, कहाँ पर लोग। अभी इनके जज्बा के जो दुष्यंत चौटाला जी गए थे, गामड़ा गांव है, वहां पर उनको भी गाड़ी वापस मोड़नी पड़ी लोगों के विरोध के चलते हुए, जिन्होंने काले झंडे दिखाए और उनको कहा गो बैक गो बैक गो बैक। आपके दुष्यंत चौटाला जी ने भी बड़े अच्छे कर्म किए हैं भाजपा के साथ मिलकर। कर्म जो लूटा प्रदेश को, जो आपने देश को प्रदेश को खराब किया। ठीक है कमल जी, आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे, रामराजी जी देंगे। आपने उनको गुजरातियों को और RSS के लोगों को नौकरियां दी, आपने उसमें आप भी शामिल थे, जिससे जनता आपको भी। गुजरातियों को नौकरी दी का क्या मतलब है कमल जी? बस गुजरातियों को नौकरी दी, इससे क्या मतलब साबित होता है? मैं समझना चाहती हूँ आपसे कमल जी, गुजरातियों को, रामराजी जी आपको समय दिया जाएगा 1 मिनट। गुजरातियों को नौकरी दी, इससे क्या मतलब होता है? इसीलिए तो वो भी सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो गुजराती भारतीय नहीं है क्या? नहीं, मुझे एक बात बताइए, गुजराती शब्द आपने कैसे इस्तेमाल किया? गुजराती भारतीय नहीं है? गुजराती मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपकी बात आप सुनिए ध्यान से। मैंने कहा 37 पेपर लीक करके इन्होंने हरियाणा में गुजरातियों को और RSS वालों को नौकरी दी। क्या हमारे हरियाणा का युवा सक्षम नहीं था? मैं ये पूछना चाहूंगी इनसे। नहीं, तो आप लोग ये बॉर्डर पर, मुझे समझ नहीं आता, बात क्यों करते हैं कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के काम नहीं हो सकते, कर सकते, हरियाणा में गुजराती काम नहीं कर सकते? ये क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया। क्या अब हरियाणा और गुजरात को भी आप बॉर्डर से अलग कर देंगे कि अब गुजराती हरियाणा में आके काम नहीं करेंगे? ये कैसी ऊंची बात है? मुझे कमल जी समझ में नहीं आई आपकी। नहीं, आपको नहीं समझ आई मैडम, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इन्होंने 37 पेपर भी तो लीक किए ना, कैसे लीक हुए? यूपी में 7 पेपर। अब मुद्दा बदल रहे हैं आप, गुजरातियों को नौकरी दी, ये अपने शब्द आपको वापस लेने चाहिए। गुजराती भी भारत का उतना ही हिस्सा है जितना कि हरियाणा वाले हैं। अब गुजराती हरियाणा में आकर काम करते हैं, उन्हें रोजगार मिलता है, तो इससे तकलीफ क्या होती है? नौकरी के लिए हरियाणा के युवक पीटे जा रहे हैं, नौकरी के लिए किसान पीटे जा रहे हैं। कौन सी RSS चाहिए? गाड़ियों का काफिला चलते किसके आगे? वो देश की संस्कृति को बढ़ाएगी। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, बहुत से नेताओं ने कहा था कि RSS और आपकी हिंदू महासभा देश के दुश्मन है, और आप आपके भी देश के दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कोई बोल रहा है हाँ हमें कोई लड़की के देश के दुश्मन है, क्या लड़की होगी? संगठन है, क्या लड़की आपको? मैंने आपको बताया इनकी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, जिन्ना की आत्मा, इसलिए ये राष्ट्र विरोधी है। ठीक है कमल जी, आपको समय दिया गया है, जी रामराजी जी बोलिए। ऐसा है, इनकी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है, इसलिए ये मुस्लिम विंग का फॉलोवर बन गया। ये आप इनके चुनाव घोषणा पत्र को देखिए, आप हिंदू विरोधी है, ये सनातन विरोधी है, ये राम मंदिर का विरोध किया इन्होंने। कितने वकील इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ खड़े कर दिए थे। कमल जी एक एक करके बात करेंगे, अब आप बीच में बोल रही है, रामराजी जी का समय है, आपको अभी शांत होना पड़ेगा, आपके पास लौटूंगी। कमल जी ऐसे बात नहीं होगी। ऐसा है 10 की 10 सीटें जीतेंगे हम,
हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। मनोहर लाल, ठीक है रामराजी जी, ये तो सारी बातें तमाम आप हर डिबेट में यही बातें करते हैं, आपके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, आप उनका जवाब दीजिए। ये बातें तो आप हर डिबेट में करते हैं। ठीक है अनु जी, आपके पास लौटूंगी। अनु जी, बचे हुए थे, आज वो सफेद हो गए। आपके पास लौटूंगी। रामराजी जी, आपको समय दिया गया था, आप फिर से वही बातें दोहराने लगे हैं। 400 बार आपके पास अब फिर से लौटूंगी, समय दिया जाएगा। जी अनु जी, इन्होंने आरएसएस की बुराई करी है, उसके बारे में सुनते हुए आरएसएस जी बोलिए फिर जो उनके आरोप है उन पर जवाब दीजिए। जी कमल जी, आप आपका माइक म्यूट कर दिया गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मैं फिर से लौटूंगी, आपके पास समय दूंगी, तब आप बोलिएगा। जी रामराजी जी। जी मेरे बीजेपी के ऐसा मैं बताऊं आपको, ये बहन जी अब आरएसएस की बुराई करने लगी थी। इनको पता होना चाहिए, इनको एरा गहरा नथु गहरा लेता आरएसएस। अनु जी आपके पास लौटूंगी। अनु जी रामराजी जी को कंप्लीट करने दीजिए, आपके पास आरएसएस को कोसने लग जाता है। इनको ये नहीं पता, इतिहास गवाह है, जब जब हमारे देश के ऊपर आपदा आई है, सबसे पहले स्वयंसेवकों ने, आरएसएस के वालों ने अपने जान खपाई है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस हमारे को राष्ट्रीयता का आरएसएस ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं, आप लोग शांत हो जाइए। अगर ऐसे करेंगे तो डिबेट में किसी की आवाज समझ नहीं आएगी। रामराजी जी, कमल जी, आपको शांत होना होगा। आप दोनों की माइक मैं म्यूट करवा रही हूँ। आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो अब बात किसी को समझ में नहीं आएगी। आप दोनों की माइक म्यूट है। अनु जी आपके पास लौट रही हूँ मैं, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर लेकिन फिर आप हमारे राज्यों को क्यों हर बार जो है बॉर्डर पर बांट देते हैं? मुझे समझ नहीं आता। कभी हम बात करें साउथ की तो हम वहां पे बांटना शुरू कर देते हैं। आज आपने ये बड़ी बात कही है कि गुजराती हरियाणा में आके काम नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कमल जी आपकी तरफ से आइए, मैं इसकी निंदा करती हूँ, और ये बिल्कुल भी जो है ऑन है, तो आपको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। जी अनु जी। बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस की प्रवक्ता बहन ने कहा कि गुजराती हरियाणा में आके काम नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक वैसे बीजेपी ने भी कहा कि पंजाब के किसान दिल्ली में आके प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरना नहीं लगा सकते। अनु जी, ये दोनों अलग बात है। दिल्ली में क्यों नहीं आने दिया जा रहा था प्रदर्शन करने, वो अलग बात है। गुजराती हरियाणा में आकर काम नहीं कर सकते, ये अलग बात है। ये दोनों का आप जोड़िए ना तो ठीक रहेगा। पंजाब के किसान भी हमारे ही देश के नागरिक है। बिल्कुल है। प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं आने दिया गया। तो मैं तो ये कहूंगी गंगाधर ही शक्तिमान है। कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल एक ही चीज है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खेल चलता है। मेरे भाई ने कहा कि डबल इंजन की सरकार, मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगी कि डबल नहीं 3 इंजन हो चुके हैं। मोदी, खट्टर और अब सैनी साहब 3 इंजन लगाते ही धक्के नहीं लग रहे इस रेल को, ये रेल तो जाम होगी आपकी। उसके बाद इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री है कांग्रेस। बिल्कुल सही कहा मेरे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने, बिल्कुल सही कहा कि जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, लेकिन उस गंगोत्री के अंदर गोते लगा के आप मछलियां क्यों पकड़ रहे हैं? उस भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोते मार के आप मछलियां ढूंढ रहे हैं। आपके 60% कैंडिडेट कांग्रेस से हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, जिन्हें सारा दिन कोसने का काम प्रधानमंत्री करते थे। आप परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे। मैं सिर्फ हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं सिर्फ हिसार डिस्ट्रिक्ट से बताती हूँ। चौटाला परिवार से, देवीराम परिवार से आपका कैंडिडेट है फिलहाल लोकसभा का। आप परिवारवाद को कोसने का काम करते हैं। उससे पहले आप भजनलाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई के बेटे को आपने टिकट दी। उसके बाद ब्रिजेंद्र सिंह जो सांसद अभी कांग्रेस में गया है, वो परिवार से ही था, वो भी एक राजनीतिक परिवार था। जिंदल परिवार, कितने नाम ले, आपका परिवारों के बिना गुजारा नहीं होता। भ्रष्टाचार की गंगोत्री से मछलियां पकड़ने का काम आप कर रहे हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि आरएसएस राष्ट्रवादी पार्टी है। अरे आपने भारत देश का झंडा भी लगाया। आपका तो परिवार ही एक है अनु जी, वो कह रहे हैं आपका तो परिवार ही एक है। आप बात करिए इनेलो की, जेजेपी की, आपका तो सबका परिवार है। चलो ठीक है, बहुत देर से यादव जी आपके पास नहीं आई हूँ, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बीजेपी के एक मुख्यमंत्री है जिन्होंने कहा था कि 15,000 ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं चुनाव से पहले। अब उनमें कुछ नेता अब जेजेपी के भी शामिल हो गए इन आंकड़ों में। अब 15,000 तो सब पे तो ईडी और सीबीआई का तो जोर नहीं लगा होगा।
नहीं, बिल्कुल 15,000 पे नहीं होगा। बट आप ये देखिए, जो भी अभी डिस्कशन आप सुन रहे थे सारे प्रवक्ताओं का, कि किस तरह अभी आपने देखा कि आईएनडी की तरफ से भी कहा गया कि कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार की जननी है, उसमें गोते लगा लगा कर कैंडिडेट को ढूंढा जा रहा है। और जहां तक बात है आईएनडी और अपना जननायक जनता पार्टी की, ये हरियाणा की जो है, हमारी हरियाणा से रिलेटेड पार्टी है। और आप देखिए, हरियाणा के जनहित की जितने भी कार्य है उनको जनता के सामने रखती है, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट की बात करती है। आप देखेंगे चाहे साहू देवीलाल का हो, जो किसान कमेरे वर्ग के लिए जितना भी वो कर सकते थे उन्होंने किया, उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप हरियाणा की एक भी बात यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है कि हम तो जैसे कांग्रेस अब करप्शन से फ्री हो गई हो। इतना करप्शन करने के बाद आज कांग्रेस ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ जनता के द्वारा, हम जनता के लिए कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन हुआ, आप ये देखिए, विरोध अपना ही करता है, बार बार कह रहे हैं। जब आपको भरोसा है अपनी पार्टी पर, मुझे एक बात बताइए, तो फिर से मैं कहूंगी अजय चौटाला जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो क्यों कह रहे हैं कि हमें अगर इनेलो से अगर निमंत्रण मिलता है तो हम जाकर इनेलो के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं। यादव जी देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि वो कर रहे हैं, मैं फिर से आप बोलता हूँ, एक पारिवारिक है और अब उन्हें पता है सबसे ज्यादा कि किस तरह हरियाणा की राजनीति आगे बढ़नी है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, और हमें उसके हिसाब से हमें आगे स्टेप्स लेने हैं। जहां तक बात है ऐसी, आपने देखिए कि ज्यादा जो आप सुन रहे हो सारे आईएनडी की तरफ से आ रहे हैं। माननीय अभय सिंह जी बार बार ये बयान दे रहे हैं कि हम उनको नहीं देंगे, उन्होंने ऐसा कर दिया। अरे अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो बात कर रहे हैं कि हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, हमारी उनके साथ अगर कोई बात होती है तो इसका मतलब ये कहाँ से निकाल दिया जाता है कि हमने उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमने उससे कमिटमेंट कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अगर आप इस तरह के क्वेश्चन सवाल बार बार अगर पूछेंगे और आप ये बताइए कि वो अपने पार्टी के अंदर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट के साथ, लोगों को साथ जोड़ते हुए, ऐसा नहीं है कि 2 लोग 4 लोग हमारे चले गए। जैसे मैंने पहले बोला था कि जैसे ही हमने अपना गठबंधन हमारा अलग हुआ था बीजेपी से, उस टाइम से बार बार एक ही चीज बोले जा रहे हैं कि जेजेपी टूट गई है, जेजेपी के लोग चले गए हैं। मैं तो अभी हैरान हूँ कि चले कौन गए। अगर कोई अपने पार्टी, अगर आप निशान सिंह जी हमारे अच्छा चले नहीं गए, पर लेकिन ये वही 4 विधायक हैं जिन्हें व्हिप जारी किया गया था। फ्लोर टेस्ट में विधानसभा में हाजिर नहीं होने के 3 लाइन के व्हिप जारी किए गए थे, फिर भी वो हाजिर हुए थे। उनमें से जो थे एक जोगीराम, उसके बाद जो बाकी 3 विधायक है, राम कुमार, देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, क्या हम संकेत समझें कि ये भी अब अपने जो है पद से अपनी मुक्ति का मांग कर सकते हैं चिट्ठी लिखकर? देखिए, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, पर मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि जसपा ने बीजेपी के साथ क्यों गए, क्यों इतना गठबंधन किया, तो आप ये देखिए जो आज जा रहे हैं ये आज से 4.5 साल पहले भी जा सकते थे। हमने हरियाणा के हिस्से लिया, जो उस टाइम पे संविधान के हिसाब से जो सही डिसीजन लिया गया था, हरियाणा को आगे रखते हुए, हरियाणा के विकास कार्यों को रखते हुए, हम इसके थ्रू आगे बढ़े हैं। आपके विधायक लगता है मुझे इस बात पर आपके साथ नहीं है कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं? देखिए, आज फिर से चुनावी माहौल है। ये सब डिसीजन जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं हर एक आदमी की, उन्हें लगता है कि अब हमें किसी, जैसा भी हमारे एक प्रवक्ता ने बोला कि एक जो है डुबकियां मार मार के ढूंढे जा रहे कैंडिडेट, और उसी तरह से उनको ढूंढा जा रहा है, और वो उनको कहीं ना कहीं कुछ सपने दिखाए जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम इन सपनों में हमें कुछ जो आगे चल के फायदा मिल जाएगा, इसलिए कुछ करेंगे। बट आप ये देखिए कि ओवरऑल अगर आप जसपा की बात करते हैं, जसपा के जो कार्यकर्ता कर्मठ है वो दिन रात मेहनत करे। हमें हमारे उप मुख्यमंत्री जी 4.5 साल, आप एक दिन ही बता दीजिए वो कहीं घर पे बैठे थे, वो कंटिन्यू पब्लिक के बीच में रहे, लोगों की समस्याएं को सुनाए, उनके दरवाजे हमेशा 24/7 खुले रहे। कोई किसी टाइम किसी पार्टी से रिलेटेड किसी भी काम के लिए गए हो, अभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हो, क्यों हो। उन्होंने हर कार्यकर्ता को अपना कार्यकर्ता समझ के, हरियाणा समझ के, उनके जो भी काम थे उनसे फोकस किया, उनको धरातल पे भी करके दिखाया। ठीक है यादव जी, लौटूंगे आपके पास। ये तो तमाम आपकी बातें हुई, लेकिन मुझे मेरा जवाब नहीं मिल रहा है। जी कमल जी। जी मैडम, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे परिवारवाद का उदाहरण तो अनु जी ने दे दिया, लेकिन इन्होंने कहा कांग्रेस की भ्रष्टाचार की गंगोत्री, तो मैं तो याद दिलाना चाहूंगी कि 3206 अध्यापकों की अपनी मर्जी से उनको लगाने के लिए पैसे लेकर, उसी के आरोप में इनके जो हैं बड़े नेता